नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने जापान के उद्योगपतियों को कपड़ा, प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश के लिए किया आमंत्रित। भारत की विकास यात्रा में भागीदार बनने की अपील। राज्य में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के तहत कल राज्य के 19 जिलों के 70 प्रखंडों में 1047 ग्राम पंचायतों के लिए डाले जाएंगे वोट। ब्लॉक चेन प्रणाली का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बना झारखंड। किसानों से बीज की मांग में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4 गुना वृद्धि हुई दर्ज। और 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड ने छत्तीसगढ़ को 6-2 गोल से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के उद्योगपतियों को कपड़ा, प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश के लिए आमंत्रित किया है और भारत की विकास यात्रा में भागीदार बनने को कहा है। जापान की 2 दिन की यात्रा के पहले दिन श्री मोदी ने आज प्रमुख जापानी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने भारत में कपड़ा क्षेत्र में खुदरा विक्रेता के लिए निवेश के अवसरों पर चर्चा करने के लिए जापानी कपड़ों के ब्रांड फास्ट रिटेलिंग यूनिक्लो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तदाशी यानाई से मुलाकात की। दोनों ने भारत में यूनिक्लो की बढ़ती उपस्थिति और उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत भारत में कपड़ा तैयार करने के लिए निवेश के अवसरों पर चर्चा की। श्री यानाई ने भारत के लोगों की उद्यमशीलता में जोश की सराहना की। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उन्हें कपड़ा क्षेत्र को और मजबूत करने के उद्देश्य से पीएम मित्रा योजना में भाग लेने के लिए कहा। श्री मोदी ने कहा कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बेहतरीन प्रतिभाएं हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, आर्थिक गतिविधि, वैश्विक व्यापार और निवेश का केंद्र है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र के ट्रेड प्रवाहों में भारत सदियों से एक प्रमुख केंद्र रहा है। यह उल्लेखनीय है कि विश्व का सबसे प्राचीन कॉमर्शियल पोर्ट भारत में मेरे होम स्टेट गुजरात के लोथल में था। इसलिए यह आवश्यक है कि हम क्षेत्र की आर्थिक चुनौतियों के लिए साझा समाधान खोजें, रचनात्मक व्यवस्थाएं बनाएं। फ्लेक्सिबल इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के निर्माण के लिए आप सभी के साथ काम करेगा। मेरा मानना है कि हमारे बीच रेजिलियंट सप्लाई चेन्स के 3 मुख्य आधार होने चाहिए: ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड टाइमलीनेस। मुझे विश्वास है कि यह फ्रेमवर्क इन तीनों स्तंभों को मजबूत करने में सहायक होगा। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के तहत राज्य के 19 जिलों के 70 प्रखंडों में वोट डाले जाएंगे। गुमला जिले में तीसरे चरण में चैनपुर अनुमंडल के 3 प्रखंडों में कल मतदान होगा, जिसे लेकर आज डिस्पैच सेंटर पॉलिटेक्निक कॉलेज चंदाली से मतदान कर्मियों को मतदान सामग्री और मतपेटियों के साथ रवाना किया गया। वहीं तीसरे चरण के मतदान के लिए आज लोहरदगा जिले के कुडू और सेन्हा प्रखंड के कुल 307 मतदान केंद्रों के लिए समाहरणालय परिसर से पोलिंग पार्टियां रवाना की गयीं। पोलिंग पार्टियों को मतदान के लिए जरूरी सभी सामग्रियां दी गयीं। मतदान केंद्रों में जाने से पहले उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण द्वारा सभी पोलिंग पार्टियों को त्रुटि रहित निर्वाचन कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक आर राम कुमार की ओर से सुरक्षा संबंधी निर्देश सेक्टर पुलिस पदाधिकारियों को दिए गए। 24 मई को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। पूजा सिंघल और अवैध माइनिंग के मामले में ईडी के 2 सम्मन के बाद साहिबगंज के जिला खनन पदाधिकारी आज विभूति कुमार प्रवर्तन निदेशालय के जोनल ऑफिस पहुंचे। अपनी बेटी की शादी का हवाला देकर 2 बार उन्होंने ईडी से राहत मांगी थी और फिर 15 दिनों का समय मांगा था। इससे पहले ईडी ने दुमका और पलामू के जिला खनन पदाधिकारियों से भी पूछताछ की है। ईडी अवैध खनन और काले धन के तार सुलझाने के लिए राज्य के अलग अलग जिलों के डीएमओ से पूछताछ कर रही है। ईडी ने इस मामले में जांच और तेज कर दी है। साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत मामले की जांच सीबीआई कर रही है। मामले में सीबीआई ने रूपा तिर्की के परिवार के सदस्यों का बयान दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार सीबीआई ने परिजनों से एएसआई शिव कनौजिया से बातचीत में उन्हें रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव की आवाज पहचानने को कहा। साहिबगंज जिले की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की का शव 3 मई 2021 को सरकारी क्वार्टर में लटका पाया गया था।
पुलिस ने शुरू में निष्कर्ष निकाला था कि ये आत्महत्या का मामला है और बाद में पुलिस ने उनके सहयोगी शिव कुमार कनौजिया को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। केंद्र सरकार ने कहा है कि संपूर्ण हज प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया गया है तथा ये सुनिश्चित किया गया है कि 2 वर्ष बाद हज यात्रियों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े। नई दिल्ली में आज हज समन्वयकों, अधिकारियों और सहायकों के 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हज करने के सपने को साकार करने के लिए इस प्रक्रिया को 100% डिजिटल बनाया गया है। इस वर्ष हज यात्रियों की सहायता के लिए 357 कर्मियों का दल जाएगा, जिनमें हज समन्वयक, सहायक हज अधिकारी, हज सहायक, डॉक्टर और पैरामेडिकल कर्मी हैं। इस साल भारत से 79,000 से अधिक हज यात्री सऊदी अरब जाएंगे। इनमें करीब 50% महिलाएं हैं। सरायकेला खरसावां के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार की अदालत ने पत्नी की हत्या के एक मामले में सुनवाई करते हुए उसके पति नवीन महतो को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत मामले का दोषी पाते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अभियुक्त नवीन महतो को आजीवन कारावास की सजा के साथ साथ 5,000 रुपए जुर्माने की भी सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं अदा करने पर अभियुक्त को 6 महीने अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। दामोदर और स्वर्ण रेखा नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के अभियान के तहत दूसरे पड़ाव में आज विधायक सरयू राय के नेतृत्व में स्वर्ण रेखा नदी प्रदूषण समीक्षा अभियान चुटिया के केतारी बागान अवस्थित 21 महादेव मंदिर में पूजा अर्चना के साथ शुरू हुआ। यहां के निवासियों ने अभियान दल को बताया कि रांची शहर का सारा जल मल हरमू नदी द्वारा सीधे स्वर्ण रेखा में बिना उपचार किए हुए मिलता है, जिससे यह नदी अत्यधिक प्रदूषित हो गई है। पूर्व में नगर विकास विभाग ने एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की थी, जो कभी भी कार्यशील नहीं रहा। श्री राय ने कहा कि शहर के बीचों बीच बहने वाले हरमू नदी पर से अतिक्रमण जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक स्थायी समाधान संभव नहीं है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में पहली बार समय से पहले किसानों के बीज वितरण की प्रक्रिया शुरू हुई है। बीज विनिमय एवं वितरण कार्यक्रम योजना के अंतर्गत राज्य सरकार की ओर से किसानों को खरीफ फसल के बीज 50% अनुदान पर 11 मई से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर गुणवत्तापूर्ण बीज किसानों को कृषि निदेशालय ब्लॉकचेन आधारित ट्रेसेबिलिटी प्लेटफॉर्म के जरिए वितरित कर रहा है। इस व्यवस्था से किसानों को बीज की समय पर उपलब्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है।
समय से बीज उपलब्ध कराने के कारण किसानों द्वारा बीज की मांग में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। खरीफ सीजन में वितरित कुल बीज में 75% की वृद्धि दर्ज की गई। वहीं दलहन बीजों में भी अच्छी वृद्धि हुई है। नई सरकारी बीज एजेंसी के मनोनयन से बीज की कीमतें पिछले वर्ष की तुलना में 4 से 16% तक कम हो गई हैं। इस प्रणाली से बीज के साथ कृषि निदेशालय की अन्य सरकारी कृषि योजनाओं का भी लाभ निबंधित किसानों के एफपीओ को दिया जाएगा। सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने पर किसानों के निबंधित मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, जिसके माध्यम से ही वितरण की पुष्टि होगी। जमशेदपुर के सिटी एसपी विजय शंकर ने संवाददाता सम्मेलन कर 3 बड़ी घटनाओं का खुलासा किया है, जिसमें मानगो के गुलशन की हत्या के 6 घंटे के भीतर ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से खून लगा कपड़ा, मोबाइल, मोटरसाइकिल बरामद की गई है। जिस चाकू से हत्या की गई थी उसे भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। वहीं चोरी की एक घटना में 3 लोगों को पुलिस ने बिरसा नगर से गिरफ्तार किया है। उनके पास से एक पिस्टल, 4 गोलियां, चांदी की चेन और नगद 2500 रुपए बरामद किए गए हैं। हजारीबाग के सदर थाना क्षेत्र के पंच मंदिर चौक में बेकाबू ट्रक ने एक छात्र को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। छात्र कोचिंग के लिए घर से निकला था। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने हजारीबाग के मुख्य झंडा चौक को जाम कर दिया है। परिजन चालक को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। वहीं प्रशासन, पुलिस परिवार को आश्वस्त किया कि परिजनों की मांग जल्द पूरी की जाएगी और जल्द ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रांची के तमाड़ में कोलकाता से रांची आ रही बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 25 अन्य घायल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्वीट कर रांची जिला प्रशासन को घायलों को बेहतर इलाज की व्यवस्था करने की अपील की है। रांची टाटा मार्ग पर इचाडी चौक के निकट कोलकाता से रांची आ रही बस अनियंत्रित होकर सड़क के बीचों बीच पलट गई। इससे एक महिला की मौत हो गई, जबकि बस पर सवार कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना सोमवार की सुबह करीब 6 बजे की है। हॉकी। तमिलनाडु के कोविलपत्ती में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में आज झारखंड ने छत्तीसगढ़ को 6-2 गोल से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। हॉकी झारखंड की ये 6ठी टीम है जो इस वर्ष राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में क्वार्टर फाइनल में जगह बना पाई है। तमिलनाडु के कोविलपट्टी में चल रही 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में आज तमिलनाडु और झारखंड ने अपने अपने मैच जीते। पूल जी में मेजबान तमिलनाडु ने गोवा को 11-0 से हराया और झारखंड ने दूसरे मैच में छत्तीसगढ़ को 6-2 से परास्त किया। बारिश से एक ओर जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल रही है, लेकिन दूसरी ओर विमानों की उड़ान पर इसका असर देखा जा रहा है। खराब मौसम के कारण विमानों ने उड़ानें नहीं भरी, इससे यात्री बेहद परेशान रहे। आज सुबह विमानों के उड़ान नहीं भर पाने के कारण यात्रियों को परेशानी हुई। रांची से दिल्ली और दिल्ली से रांची के लिए विमान उड़ान नहीं भर पाए। इधर झारखंड में मौसम बदलने लगा है। आसमान में बादल के साथ सूरज की तपिश में कमी आई है। राज्य के कई इलाकों में बादल गरजने और आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई है। आज राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। रांची मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि 24 मई को राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। 25 मई को राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग और दक्षिण पश्चिमी भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका है। 26 मई को पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा जिले तथा दक्षिण पश्चिम भागों में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश की संभावना है। 24 और 28 मई को राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने जापान के उद्योगपतियों को कपड़ा, प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश के लिए किया आमंत्रित। भारत की विकास यात्रा में भागीदार बनने की अपील की।
राज्य में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के तहत कल राज्य के 19 जिलों के 70 प्रखंडों में 1047 ग्राम पंचायतों के लिए डाले जाएंगे वोट। ब्लॉक चेन प्रणाली का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बना झारखंड। किसानों से बीज की मांग में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4 गुना वृद्धि दर्ज की गई। और 12वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड ने छत्तीसगढ़ को 6-2 से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।